ठीक है। अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, तो अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो काफी जरूरी कानूनी सिद्धांत पर। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। सुनने में लगता है ना कोई भारी भरकम फिलॉसफी की क्लास चल रही हो। हाँ 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 हाँ, नाम थोड़ा वैसा है। पर असल में ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, उसको प्रैक्टिकल बनाने वाला एक, कह सकते हैं, एक जुगाड़ है, एक तरह का लेंस है देखने का। बिल्कुल। देखिए, मामला सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। संविधान का आर्टिकल 246 वो साफ साफ कहता है कि भाई कानून बनाने की पावर केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है। हाँ, वो 3 लिस्ट्स है ना, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। एग्जैक्टली। यूनियन लिस्ट जिस पर सिर्फ पार्लियामेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पर सामान्यतः स्टेट लेजिस्लेचर, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर दोनों बना सकते हैं, पर अगर टकराव हो जाए तो पार्लियामेंट का कानून ऊपर रहेगा। तो आइडियली तो सबको अपनी अपनी लेन में चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अपनी अपनी लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर ही कानून बनाना चाहिए, एक दूसरे के दायरे में दखल नहीं देना चाहिए। हाँ, एकदम क्लियर बाउंड्रीज, जैसे सोसाइटी में होता है, आपका फ्लैट आपका, मेरा फ्लैट मेरा, सिंपल। मगर रियल लाइफ में और खासकर कानून की दुनिया में ये बाउंड्रीज अक्सर थोड़ी धुंधली हो जाती हैं, मतलब उतनी क्लियर कट नहीं रह पाती। अच्छा, कैसे? अब मान लीजिए कोई कानून बनता है, स्टेट ने बनाया अपनी लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर, जैसे मान लो खेती बाड़ी पर उसमें कुछ ऐसी बातें आ गईं जो शायद बैंकिंग रेगुलेशन से जुड़ती हैं और बैंकिंग टू यूनियन लिस्ट में है। ओ, अब क्या करें? क्या पूरा कानून ही रद्द कर दें क्योंकि इसने यूनियन लिस्ट को जरा सा टच कर लिया? यहीं पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस एक तरह से हीरो की तरह एंट्री लेता है। कि अधिकार क्षेत्र में ये फिट बैठता है, ये तय करने के लिए। एग्जैक्टली। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी उसकी संवैधानिकता हम्म, जांचने के लिए हमें उसे टुकड़ों में चीरफाड़ करके नहीं देखना है। ओके। हमें उसे एज एन ऑर्गेनिक होल देखना है, पूरा का पूरा एक जीवित चीज की तरह। हमें उसका ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर पता लगाना है, उसका असली सार, उसका पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। पिथ एंड सब्सटेंस मतलब गूदा और तत्व। हम्म, जैसे किसी फल का होता है छिलका, गूदा, बीज, तो हमें छिलके पे नहीं, गूदे पे फोकस करना है। परफेक्ट। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। हाँ, मतलब कानून का कोर पर्पस क्या है, वो असल में क्या हासिल करना चाहता है, उसकी आत्मा क्या है। ठीक है, ठीक है। तो अगर जांच करने पर, कानून को पूरा पढ़ने पर, उसके ऑब्जेक्टिव समझने पर, उसके प्रोविजंस का असर देखने पर ये पता चले कि उसका पिथ एंड सब्सटेंस, उसका असली फोकस उसी लेजिस्लेचर की पावर लिस्ट में आता है जिसने उसके बनाया है, हाँ, तो वो कानून वैलिड माना जाएगा। फिर भले ही वो इंसिडेंटली, मतलब बातों बातों में या साइड इफेक्ट के तौर पर किसी दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत इंक्रोच कर रहा हो, यानी दखल दे रहा हो। ओके, ओके, मतलब छोटी मोटी घुसपैठ माफ है अगर इरादा नेक हो और अपने इलाके का हो। हाँ, कह सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिक हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, जो कि स्टेट लिस्ट में है, जंक फूड पर कोई टैक्स लगा दिया। अब इसका असर इंटरस्टेट ट्रेड पर भी तो थोड़ा पड़ सकता है, और ट्रेड तो यूनियन लिस्ट में है। बिल्कुल पड़ सकता है। तो कोर्ट क्या देखेगा? तो कोर्ट देखेगा कि भाई इस कानून का मेन मुद्दा क्या है, पब्लिक हेल्थ सुधारना है या इंटरस्टेट ट्रेड को रेगुलेट करना है। अगर जवाब है पब्लिक हेल्थ, तो कानून सही माना जाएगा, भले ट्रेड पर हल्का फुल्का असर पड़ रहा हो। हम्म, और ये पिथ एंड सब्सटेंस कोई हवा में तय नहीं होता। इसके लिए कोर्ट आमतौर पर 3 चीजें देखती है। ए, पहला, पूरा इनैक्टमेंट एक साथ, इनैक्टमेंट एज अ होल, पूरा कानून पढ़ के क्या समझ आ रहा है, क्या कहानी कह रहा है। ठीक है। बी, दूसरा, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट्स, कानून बनाने वालों का इरादा क्या था, वो जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस होता है ना एक्ट के साथ, उसे देखा जाता है। हाँ, हाँ। और तीसरा, उसके प्रोविजंस का स्कोप और असर क्या होगा, ये जमीन पर क्या बदलाव लाएगा, किन लोगों पर असर डालेगा। इन तीनों को मिलाकर कानून का असली, कह सकते हैं, डीएनए पता किया जाता है। ये सब तो ठीक है, पर ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब ये पिथ एंड सब्सटेंस वाली सोच हमारे संविधान बनाने वालों ने खुद इजाद की या कहीं से उधार ली? जैसे हम अक्सर एग्जाम में दोस्तों के नोट्स से इंस्पिरेशन लेते हैं। हाँ, वो इंस्पिरेशन वाली बात कुछ हद तक सही है, कह सकते हैं। इसकी जड़ें दरअसल प्रिवी काउंसिल तक जाती हैं। प्रीवी काउंसिल, वो जो लंदन में बैठते थे? हाँ, वही, जो पहले हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जैसा था। तो प्रिवी काउंसिल जब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे ब्रिटिश डोमिनियंस के केस सुनता था, जहां फेडरल सिस्टम था और केंद्र और राज्यों में पावर डिवीजन पर झगड़े होते थे, तब उन्होंने इस सिद्धांत को डेवलप किया था। अच्छा।
खास तौर पर कनाडा के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में ये उभर कर आया था। तो ये वहां से हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया और फिर हमारे संविधान में इसको अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके पीछे का लॉजिक कई बार समझाया है। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट माल है। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्यों जरूरत पड़ी हमें इसकी? क्या बिना इसके काम नहीं चल सकता था? नहीं, देखिए जरूरत तो थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ये समझाया है। एक अहम केस है एएस कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। कोर्ट ने कहा, देखिए हम एक फेडरल संविधान को इंटरप्रेट कर रहे हैं और फेडरल सिस्टम का मतलब ही है कि लेजिस्लेटिव पावर्स केंद्र और राज्यों के बीच बंटी होंगी। हमारे यहाँ ये बंटवारा 3 लिस्ट्स के जरिए बहुत डिटेल में किया गया है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर लो, आप कानून बनाने के एरियाज को एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में नहीं बांट सकते। दुनिया इतनी कॉम्प्लेक्स है, मुद्दे इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग होना इनएविटेबल है, उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जैसे घर में भी होता है ना, भले ही काम बटे हों, मम्मी किचन देखेंगी, स्टेट लिस्ट समझ लो, पापा ऑफिस और फाइनेंस यूनियन लिस्ट, पर कभी पापा ऑफिस से आते हुए सब्जी ले आए, जो मम्मी का काम था क्योंकि दुकान रास्ते में थी। बिल्कुल। या मम्मी ने पापा के ऑफिस के किसी दोस्त के लिए खाना बना दिया जिसका असर शायद पापा के काम पर पड़े। तो क्या इस पे रोज लड़ाई होगी? नहीं ना। असल जिंदगी में चीजें ऐसे ही मिक्स होकर चलती हैं। आप हर चीज को एकदम अलग नहीं कर सकते, वरना सिस्टम जैम हो जाएगा। बिल्कुल, परफेक्ट उदाहरण है। इसी वजह से ये डॉक्ट्रिन जरूरी है। अगर ये ना हो तो हर वो कानून जिस पर जरा सा भी शक हो कि वो दूसरी लिस्ट को छू रहा है, वो कोर्ट में चैलेंज होगा और शायद रद्द भी हो जाए। हाँ, फिर तो कानून बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। इससे लेजिस्लेचर कानून बनाने से डरेंगे, खास तौर पर सोशल वेलफेयर या कॉम्प्लेक्स इश्यूज पर। ये डॉक्ट्रिन एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, एक वर्किंग प्रिंसिपल देता है जिससे सिस्टम चलता रहे, रुके नहीं। अच्छा, अब इस डॉक्ट्रिन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको सही मायने में क्रिस्टलाइज किया प्रिवी काउंसिल ने एक बहुत ही फेमस केस में, संविधान लागू होने से ठीक पहले। प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी बनाम बैंक ऑफ कॉमर्स खुलना 1947। ये केस इस डॉक्ट्रिन के लिए लैंडमार्क माना जाता है। अच्छा, प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी, क्या कहानी थी इस केस की? ये यूं इतना जरूरी है, मतलब क्या खास बात थी इसमें? ये केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पावर डिवीजन से जुड़ा था। अच्छा। बंगाल लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया, बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946। ये बेसिकली साहूकारों, मनी लेंडर्स को रेगुलेट करने, ब्याज दरें लिमिट करने के लिए था। ओके। अब इस कानून को चैलेंज किया गया। चैलेंज का बेसिस ये था कि ये कानून प्रॉमिसरी नोट्स से जुड़े मामलों पर भी लागू होता है और प्रॉमिसरी नोट्स उस समय के कानून के हिसाब से सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट का सब्जेक्ट था। ओह, तो स्टेट का कानून यानी मनी लेंडिंग वाला, वो सेंटर के सब्जेक्ट प्रॉमिसरी नोट्स में एक तरह से टांग अड़ा रहा था, ये था आरोप। हाँ, बिल्कुल, यही चैलेंज था और मामला काफी घूमा। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि एक्ट वैलिड है, बंगाल लेजिस्लेचर के दायरे में है, मतलब इंट्रा वायरस है। ठीक है। फिर अपील गई फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया में। फेडरल कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया। उन्होंने कहा कि एक्ट अल्ट्रा वायरस है, मतलब दायरे से बाहर है, क्योंकि ये प्रॉमिसरी नोट्स को छूता है। अच्छा। आखिरकार मामला गया प्रिवी काउंसिल लंदन, और प्रिवी काउंसिल ने फेडरल कोर्ट का फैसला फिर पलटा और कलकत्ता हाई कोर्ट के व्यू को सही ठहराया। बाप रे, इतना ड्रामा! एक कोर्ट हाँ, दूसरा ना, फिर तीसरा हाँ। तो फाइनल फैसला प्रिवी काउंसिल का क्या था? उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया इसे? प्रिवी काउंसिल ने वही लेंस लगाया पिथ एंड सब्सटेंस का। उन्होंने कहा कि इस बंगाल एक्ट का असली सार, इसका पिथ एंड सब्सटेंस क्या है, ये असल में मनी लेंडिंग और मनी लेंडर्स पर कानून है। हाँ। और मनी लेंडिंग उस वक्त प्रोविंशियल लिस्ट यानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। हाँ। प्रॉमिसरी नोट तो मनी लेंडिंग के बिजनेस में इस्तेमाल होने वाला बस एक इंस्ट्रूमेंट है, तो कानून अपने कोर में स्टेट सब्जेक्ट पर था, इसलिए ये वैलिड था, भले ही वो इंसिडेंटली प्रॉमिसरी नोट्स जो सेंट्रल सब्जेक्ट था उस पर भी असर डालता हो। समझ गया। मतलब कोर्ट ने ये नहीं देखा कि कानून किस किस चीज को छू रहा है, बल्कि ये देखा कि उसका मेन निशाना क्या है। निशाना अगर सही लिस्ट में है तो कोलैटरल डैमेज, मतलब साइड का असर चलेगा। हाँ। जैसे कोई मूवी बन रही है गैंगस्टर पर, जो मान लो स्टेट लिस्ट का मामला है, पब्लिक ऑर्डर, पर उसमें 2 सीन दुबई के भी दिखा दिए। अब दुबई तो फॉरेन अफेयर्स में आएगा, यूनियन लिस्ट, तो क्या कहेंगे कि ये फॉरेन अफेयर्स पर मूवी है? नहीं ना, मेन थीम तो गैंगस्टर ही है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उदाहरण है।
और इसी प्रफुल्ल कुमार केस में प्रिवी काउंसिल ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी जो आज भी इस डॉक्ट्रिन को समझने में मदद करती हैं। अच्छा, क्या थी वो गाइडलाइंस? देखिए, पहली बात, उन्होंने साफ कहा कि केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच एकदम दीवार खींचना, मतलब एक क्लियर कट डिमार्केशन करना पॉसिबल नहीं है, ओवरलैप होगा ही। ऐसे में दो सवाल पूछो। ए, कानून का असली असर, उसका इफेक्ट इन सब्सटेंस क्या है, और बी, उसका असली नेचर और कैरेक्टर किस लिस्ट में आता है। उन्होंने ये भी वार्न किया कि अगर हम हर छोटे मोटे ओवरलैप पर कानून रद्द करने लगे तो बहुत से जरूरी और फायदेमंद कानून, मतलब बेनिफिशिएंट लेजिस्लेशन, बन ही नहीं पाएंगे। लेजिस्लेटर डर के मारे हाथ खींच लेंगे। सही बात है, डेवलपमेंट रुक जाएगा। हाँ, दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये देखो कि दूसरी लिस्ट में इन्वेजन यानी अतिक्रमण कितना गहरा है, डिग्री ऑफ इन्वेजन क्या है। लेकिन ये इसलिए नहीं देखना कि कम इंक्रोचमेंट वैलिड और ज्यादा इनवैलिड होगा। नहीं, डिग्री सिर्फ ये तय करने में मदद करती है कि कानून का असली पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। अच्छा, कैसे सकता है वो भेस बदल कर आया हो, जिसे हम कॉलरेबल लेजिस्लेशन कहते हैं, वो एक अलग डॉक्ट्रिन है। पर हाँ, डिग्री से सब्सटेंस समझने में मदद मिलती है। ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और तीसरी बात थी लिस्ट्स की हायरार्की पर। 1935 एक्ट में भी लिस्ट्स थी, फेडरल, प्रोविंशियल, कॉन्करेंट। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि टकराव होने पर फेडरल लिस्ट प्रोविंशियल और कॉन्करेंट पर भारी पड़ेगी और कॉन्करेंट लिस्ट प्रोविंशियल पर। यह हमारे संविधान के आर्टिकल 246 में भी है, यूनियन कॉन्करेंट स्टेट। हाँ, ये तो है। लेकिन उन्होंने तुरंत सवाल उठाया, ये प्राथमिकता किस हद तक? क्या यूनियन की प्राथमिकता का मतलब है कि स्टेट ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकता जो यूनियन लिस्ट के किसी सब्जेक्ट को जरा सा भी छू ले, या फिर हमें हर बार कानून का सब्सटेंस देखना होगा और उसे उसकी असली लिस्ट में रखना होगा, चाहे उसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो? असल चीज कानून का सार है। मतलब लिस्ट की प्रायोरिटी है, यूनियन लिस्ट टॉप पर है, लेकिन वो प्रायोरिटी तब पिक्चर में आती है जब सीरियस टकराव हो या जब कानून का सब्सटेंस ही कंफ्यूजिंग हो। लेकिन अगर कानून का सब्सटेंस क्लियरली एक लिस्ट में है तो सिर्फ दूसरी लिस्ट को छूने भर से वो इनवैलिड नहीं होगा। ये तो बहुत जरूरी बैलेंसिंग एक्ट है फेडरल सिस्टम को चलाने के लिए। एकदम सही कहा आपने। और इसी बैलेंसिंग एक्ट को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आजादी के बाद अनगिनत मामलों में इस्तेमाल किया है। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं, इनसे ये डॉक्ट्रिन और क्लियर हो जाएगा और ये भी दिखेगा कि ये कितना वाइडली एप्लीकेबल है। हाँ बिल्कुल, केसेस से बात ज्यादा समझ आती है। अच्छा, पहला है स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा 1951। बहुत फेमस केस है ये। बॉम्बे सरकार ने प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था, शराबबंदी का कानून। हाँ, सुना इसके बारे में। तो इसे चैलेंज किया गया कि भाई ये एक्ट तो शराब के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी रोक लगाता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, कस्टम्स वगैरह, तो स्टेट ये कैसे कर सकता है? लॉजिकल चैलेंज लगता है। हाँ, लगता है। पर कोर्ट ने कहा रुको, एक्ट का पिथिन सब्सटेंस क्या है? वो है शराब के सेवन, उत्पादन, बिक्री, कब्जा, इन सब को रेगुलेट करना, जो कि स्टेट लिस्ट का क्लियर मामला है। एंट्री 8, इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो असर पड़ रहा है वो सिर्फ इंसिडेंटल है, उस मेन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने का एक नतीजा है। मेन मुद्दा शराबबंदी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशन नहीं। तो कोर्ट ने एक्ट को वैलिड माना। अच्छा, मतलब स्टेट अपनी शराब नीति बना सकता है, भले ही उसका असर सेंटर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले डोमेन पर थोड़ा पड़ जाए। प्रैक्टिकल है, वरना स्टेट पॉलिसी कैसे बनाते? बिल्कुल। फिर एक और केस, DN बनर्जी बनाम PR मुखर्जी 1952। इसमें पार्लियामेंट का बनाया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट था। अब सवाल उठा कि क्या ये एक्ट नगर पालिकाओं, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज पर लागू हो सकता है? म्यूनिसिपैलिटी पर क्यों नहीं? चैलेंज करने वालों ने कहा कि भाई नगर पालिका तो लोकल गवर्नमेंट है, और लोकल गवर्नमेंट तो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एंट्री 5, तो पार्लियामेंट का कानून इस पर कैसे लागू होगा? अच्छा, ये एंगल था। हाँ, कोर्ट ने फिर पिथ एंड सब्सटेंस देखा, कहा कि इस एक्ट का सब्सटेंस इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट्स को सुलझाना है, जो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में आता है, जैसे एंट्री 22 कॉन्करेंट लिस्ट। ये एक्ट इंडस्ट्री में शांति बनाए रखने के लिए है। अब वो इंडस्ट्री प्राइवेट हो, सरकारी हो या नगर पालिका चला रही हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक्ट का कोर मुद्दा लेबर डिस्प्यूट है, लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर नहीं। तो एक्ट वैलिड था और म्यूनिसिपैलिटी पर भी लागू होता था। इंटरेस्टिंग।
मतलब लेबर लॉज म्युनिसिपैलिटी पर भी लागू होंगे क्योंकि उनका एसेंस लेबर रिलेशन है, ना कि म्युनिसिपैलिटी का एडमिनिस्ट्रेशन। समझ गया। एग्जैक्टली एक और मजेदार केस है स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम जे चावला 1958। राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर लाउड स्पीकर मतलब साउंड एम्पलीफायरों के इस्तेमाल को रेगुलेट किया, शायद नॉइज पोल्यूशन रोकने के लिए होगा। हाँ, आजकल भी होता है ये तो इसे चैलेंज किया गया कि लाउड स्पीकर तो कम्युनिकेशन का जरिया है और टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग और दूसरे कम्युनिकेशन के साधन ये सब तो यूनियन लिस्ट में है, एंट्री 31। तो स्टेट कैसे रेगुलेट कर सकता है? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। कोर्ट ने कहा, अरे भाई, इस कानून का पिथ इन सब्सटेंस पब्लिक हेल्थ एंट्री 6 और पब्लिक ऑर्डर एंट्री 1 बनाए रखना है, शोर कम करके। ये ब्रॉडकास्टिंग या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट नहीं कर रहा, सिर्फ उसके इस्तेमाल से होने वाले शोर को, न्यूसेंस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कानून भी वैलिड माना गया क्योंकि इसका कोर स्टेट लिस्ट में था। हाँ, ये तो बढ़िया था। मतलब अगर कोई रात को जोर से गाने बजाए तो स्टेट गवर्नमेंट उसे रोक सकती है पब्लिक हेल्थ और ऑर्डर के नाम पर। ये दलील नहीं चलेगी कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या कम्युनिकेशन है जो सेंटर के दायरे में आता है। सही पकड़ा? बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात स्टेट ऑफ गुजरात बनाम शांतिलाल मंगलदास 1969 केस से निकली। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने यहाँ क्लियर किया कि देखो भाई, पिथ इन सब्सटेंस का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि कानून बनाने वाला लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट या स्टेट कॉम्पिटेंट था या नहीं। मतलब उसके पास वो पावर थी या नहीं लिस्ट के हिसाब से? हाँ, सिर्फ कॉम्पिटेंस चेक करने के लिए। ये सिद्धांत ये तय करने में बिल्कुल अप्रासंगिक है कि वो कानून किसी के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है या नहीं। अच्छा। फंडामेंटल राइट्स का टेस्ट बिल्कुल अलग है, वो आर्टिकल 13 के तहत होता है। आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि कानून पिथ एंड सब्सटेंस में वैलिड है इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर ही नहीं सकता। नहीं, दोनों अलग अलग टेस्ट हैं। अच्छा, ये बहुत क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। मतलब पहला गेट है कॉम्पिटेंस का, ये पिथ इन सब्सटेंस से चेक करो। अगर वो गेट पार हो गया तो दूसरा गेट है फंडामेंटल राइट्स का। कानून को दोनों गेट पार करने होंगे वैलिड होने के लिए। बिल्कुल सही समझा आपने, दोनों अलग अलग चेकलिस्ट हैं। फिर आते हैं एक बेहद चर्चित केस पर, एम इस्माइल फारूकी बना यूनियन ऑफ इंडिया 1994। ये अयोध्या वाला मामला था। हाँ। पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया एट अयोध्या एक्ट 1993। इसके जरिए केंद्र सरकार ने विवादित जगह और आसपास की कुछ जमीन अधिग्रहित कर ली थी, मतलब अक्वायर कर ली थी। हाँ। इस एक्ट को चैलेंज किया गया। एक आर्ग्यूमेंट ये था कि ये एक्ट असल में पब्लिक ऑर्डर या धर्म, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से जुड़ा मामला है जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स है, तो पार्लियामेंट ये कैसे कर सकती है? ये तो स्टेट का डोमेन है। ये भी एक पॉइंट था। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पिथ इन सब्सटेंस लगाया। कोर्ट ने माना कि एक्ट का असली सार, उसका कोर पर्पस संपत्ति का अधिग्रहण है, मतलब एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी अक्वायर करना कॉन्करेंट लिस्ट 3 एंट्री 42 का सब्जेक्ट है जिस पर पार्लियामेंट कानून बना सकती है। पब्लिक ऑर्डर या धर्म पर जो असर है वो सिर्फ इंसिडेंटल है, उस अधिग्रहण का परिणाम है। इसलिए पार्लियामेंट कॉम्पिटेंटली और एक्ट वैलिड था कॉम्पिटेंस के नजरिए से। ये दिखाता है कि कोर्ट कैसे एक पॉलिटिकली सेंसिटिव मामले में भी इस लीगल सिद्धांत को अप्लाई करके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस तय करता है। फोकस एक्विजिशन पर रखा, ना कि उसके पीछे के मोटिव्स या बाकी असर पर, पिथ इन सब्सटेंस के टेस्ट के लिए। हाँ, बिल्कुल। और एक आखिरी उदाहरण देखते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से जुड़ा है। जमीर अहमद लातिफुर रहमान शेख बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010। इसमें महाराष्ट्र का जो सख्त कानून है MCOCA, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999, उसे चैलेंज किया गया था। MCOCA, हाँ, काफी स्ट्रिक्ट लॉ है। हाँ, तो कहा गया कि ये कानून क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल प्रोसीजर के कई पहलुओं को छूता है और ये सब्जेक्ट्स तो यूनियन लिस्ट जैसे एक्स्ट्राडिशन या कॉन्करेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर में है, और ये पार्लियामेंट के बनाए कानूनों से टकराता भी है। तो स्टेट इसे कैसे बना सकता है? ओके, ये भी कॉम्पिटेंस का सवाल था। हाँ, कोर्ट ने फिर पिथ एंड सब्सटेंस देखा। कोर्ट ने पाया कि MCOCA का असली सब्सटेंस पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना, स्टेट लिस्ट एंट्री 1, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोकना और डील करना है जो कि पब्लिक ऑर्डर और पुलिस, स्टेट लिस्ट एंट्री 2 से जुड़ा है। क्रिमिनल लॉ या प्रोसीजर पर जो असर है वो इस मेन उद्देश्य यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के लिए जरूरी और इंसिडेंटल है।
इसलिए MCOका को स्टेट लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंस में माना गया और वैलिड ठहराया गया। तो ये सारे केसेस बलसारा से लेकर मौका तक एक ही कहानी कहते हैं। कोर्ट कानून की शक्ल सूरत या उसके साइड इफेक्ट्स पर नहीं जाता, बल्कि उसकी नीयत, उसके असली मकसद, उसकी आत्मा को देखता है। उसका पिथ एंड सब्सटेंस क्या है। बिल्कुल। ये डॉक्ट्रिन एक तरह से हमारे संविधान को, हमारे फेडरल सिस्टम को फ्लेक्सिबल और वर्केबल बनाता है। वरना सोचिए, कितने कानून सिर्फ इसलिए अटक जाते क्योंकि वो किसी दूसरी लिस्ट के कोने को जरा सा छू रहे थे। हाँ बिल्कुल। जैसे कॉलेज में होता है ना, आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं जो मान लो यूनियन लिस्ट है, पर आपको एक मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स का कोर्स भी करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में, जो शायद स्टेट लिस्ट जैसा हो। तो क्या आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो गए? नहीं ना, आपका पिथ एंड सब्सटेंस तो इंजीनियरिंग ही है। ये डॉक्ट्रिन कुछ ऐसा ही काम करता है कानूनों के लिए। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये डॉक्ट्रिन फेडरलिज्म को बहुत ज्यादा रिजिड होने से बचाता है। ये केंद्र और राज्यों को अपने अपने एरिया में प्रभावी ढंग से काम करने की गुंजाइश देता है, बिना ये डरे कि जरा सी ओवरलैपिंग उनके कानून को गिरा देगी। ये एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्पिरिट को भी सपोर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी लगता है, कलरेबल लेजिस्लेशन, पर इसका जो आइडिया है वो बड़ा सीधा साधा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका कोर प्रिंसिपल तो हम सब अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं, है ना, कि भाई जो काम तुम सीधे सीधे नहीं कर सकते वो टेढ़े तरीके से, मतलब घुमा फिरा के भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेचर को, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट असेंबली, कोई पावर नहीं दी है, तो वो कोई जुगाड़ लगा के कानून को ऐसी शक्ल देकर भी वो काम नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। जैसे वो बचपन में होता था, मम्मी ने मना किया कि भाई बाहर दोस्तों के साथ खेलने नहीं जाना, तो हम क्या कहते थे, अरे वो बगल वाले शर्मा अंकल से ना नोट्स लेने जा रही हूँ। हाँ, कोई ना कोई बहाना, है ना, बहाना बना के निकल गए, पर पकड़े गए तो फिर जो डांट पड़ती थी। बस वही चीज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे होती है। एग्जैक्टली वही बात है। ये डॉक्ट्रिन तब एक्शन में आता है जब लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बनाती है जो ऊपर से देखने में उसके फेस पर तो लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो हमारी पावर्स के अंदर ही है। लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाते हैं, उसके सब्सटेंस को, उसकी रियलिटी को देखते हैं, तो पता चलता है कि नहीं, ये असल में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा। और वो जो लिमिट क्रॉस करना है यानी ट्रांसग्रेशन, वो छुपा हुआ होता है, कोवर्ट होता है, साफ साफ नहीं दिखता। मतलब जानबूझकर छुपाया हुआ। हाँ, एक तरह का प्रिटेंस होता है, दिखावा, या कह लीजिए डिस्गाइज, एक भेस बदलकर असली मकसद को छुपाने की कोशिश। ये डिस्गाइज वाली बात बहुत जरूरी है। इसको और साफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में, केजी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा वाले केस में कुछ की आइडियाज दिए थे, कुछ प्रोपोजिशंस बताई थी। जरा इनको समझते हैं एक एक करके। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, पहला पॉइंट तो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू होता है। हम जानते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन शक्तियों को बांटता है। कुछ पावर्स सेंटर के पास हैं, कुछ स्टेट्स के पास। हाँ, वो 7th शेड्यूल वाली लिस्ट्स है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। एग्जैक्टली। और इन लिस्ट्स के बाहर जाकर कानून बनाना आमतौर पर अलाउड नहीं है। साथ ही सभी लेजिस्लेचर्स पर फंडामेंटल राइट्स जैसी लिमिटेशंस भी हैं। तो पहला सवाल हमेशा यही उठता है कि क्या लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसके सब्जेक्ट मैटर को लेकर, यानी किस विषय पर कानून है, या उसे बनाने के तरीके को लेकर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर की जो सीमा है उसको लांघा है। और ये सीमा लांघना, ये ट्रांसग्रेशन कभी कभी तो बिल्कुल साफ दिख जाती है, एकदम डायरेक्ट पेटेंट होती है। जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने डिफेंस पर ही कानून बना दिया, भाई ये तो सीधे सीधे यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, ये तो ओपन एंड शट केस हुआ, है ना। बिल्कुल। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये ट्रांसग्रेशन छुपी हुई होती है, डिस्गाइज्ड, कोवर्ट, इनडायरेक्ट। और इसी छुपी हुई ट्रांसग्रेशन को पकड़ने के लिए कलरेबल लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट आता है। जी बिल्कुल। जैसे सोचिए, स्टेट गवर्नमेंट को मान लीजिए बैंक्स को रेगुलेट करने की डायरेक्ट पावर नहीं है, क्योंकि बैंकिंग तो यूनियन लिस्ट में है। हाँ, सेंटर का सब्जेक्ट है। पर अगर वो एक कानून ले आए, नाम दे दें स्मॉल बिजनेस फाइनेंशियल हेल्थ इनिशिएटिव एक्ट, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, नाम तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके अंदर के प्रोविजंस ऐसे हों जिनका असली मकसद बैंक्स के डे टू डे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना हो, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका हुआ ना। बिल्कुल सही। नाम कुछ और, काम कुछ और। यहीं पर सवाल उठेगा कि कहीं ये
कलरेबल लेजिस्लेशन तो नहीं है। बिल्कुल सही पॉइंट है और इसी से जुड़ा है दूसरा प्रोपोजिशन। आइडिया ये है कि लेजिस्लेचर ने कानून बनाते वक्त ये दिखाया, ये प्रिटेंड किया कि वो अपनी पावर के दायरे में ही काम कर रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट उसके सब्सटेंस को, उसकी रियलिटी को देखती है, उसकी असलियत को परखती है, तो पता चलता है कि भाई इन्होंने तो अपनी पावर्स को ट्रांसग्रेस किया। जो ऊपर से दिख रहा था वो महज एक पर्दा था, एक डिस्गाइज था। हाँ, जैसे कॉलेज वाला एग्जाम्पल सोचें। एक नया रूल आता है, लाइब्रेरी यूसेज पॉलिसी फॉर एनहांस्ड एकेडमिक फोकस। सुनने में तो लगता है वाह, पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल पॉजिटिव साउंड कर रहा है। पर उसके अंदर एक क्लॉज है कि लाइब्रेरी अब से सिर्फ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक ही खुलेगी। अब ऊपर से तो ये टाइमिंग का रूल है, पर इसका एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा? सोचिए उन स्टूडेंट्स का जो शाम को पार्ट टाइम जॉब करते हैं या जिनकी क्लासेस ही देर तक चलती हैं। वो तो लाइब्रेरी यूज ही नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली। एग्जैक्टली। तो फॉर्म में तो एकेडमिक फोकस है, पर सब्सटेंस में क्या हो रहा है? शायद कुछ स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली डिसएडवांटेज किया जा रहा है। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मामला बन सकता है। बिल्कुल सही। और तीसरा पॉइंट इसी बात को और पुख्ता करता है। वो कहता है कि कोर्ट को कानून के सब्सटेंस पर फोकस करना है। उसका असली तत्व क्या है, उसका रियल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसका ट्रू नेचर क्या है। सिर्फ उसका फॉर्म या आउटवर्ड अपीयरेंस नहीं देखना। मतलब कानून का टाइटल क्या है, उसकी वर्डिंग कितनी अच्छी है, ये सब सेकेंडरी है। हाँ, बिल्कुल सेकेंडरी। अगर कानून का जो कोर सब्जेक्ट मैटर है वही लेजिस्लेचर की पावर के बाहर है, तो उसे आप कितने भी अच्छे कपड़े पहना दो, मतलब कितना भी अच्छा फॉर्म दे दो, वो टिक नहीं पाएगा। कोर्ट उसके आर पार देख लेगी और उसे कंडेम करेगी। इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे मान लीजिए कोई स्टेट लॉ आता है नेबरहुड पीस एंड क्वाइट एक्ट के नाम से, ठीक है। पर उसके प्रोविजंस ऐसे बनाए गए हैं कि वो सिर्फ किसी खास माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजियस प्रोसेशंस या त्योहारों के दौरान ही नॉइज लेवल को इतना नीचे ले आते हैं कि वो प्रैक्टिकली मनाना ही इम्पॉसिबल हो जाए। जबकि बाकी तरह के इवेंट्स जैसे कोई पॉलिटिकल रैली या स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन, उन पर उतनी सख्ती नहीं है। अच्छा। तो कोर्ट सिर्फ एक्ट का नाम पीस एंड क्वाइट नहीं देखेगी, वो देखेगी कि क्या इसका एक्चुअल सब्सटेंस या इफेक्ट ऐसा है कि ये इनडायरेक्टली किसी की रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25 को अनरीजनेबली कर्ब कर रहा है। अगर हाँ, और वो कर्बिंग कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से परमिसिबल नहीं है, तो लॉ इनवैलिड हो सकता है। समझ गए। तो सब्सटेंस इज द की। प्रिसाइसली। और चौथा प्रोपोजिशन इसी को आगे बढ़ाता है। लेजिस्लेचर जो काम डायरेक्टली नहीं कर सकती, मतलब जिन पर कॉन्स्टिट्यूशन ने रोक लगा रखी है, प्रोहिबिशंस, उन्हें वो इनडायरेक्ट मेथड से भी हासिल नहीं कर सकती। यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली। हाँ, ये तो कोर प्रिंसिपल ही है। बिल्कुल। तो ऐसे केसेस में कोर्ट की ये ड्यूटी बनती है कि वो चैलेंज किए गए कानून का ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर इन्वेस्टिगेट करे, पूरी छानबीन करे, और इसी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से तय होगा न कि सिर्फ कानून के फॉर्म या नाम से कि क्या ये कानून उस सब्जेक्ट से डील करता है जिस पर लेजिस्लेचर की पावर है या नहीं। और इस इन्वेस्टिगेशन में कोर्ट क्या-क्या देखती है, मतलब कैसे पता लगाती है ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर? देखिए, इसके लिए कोर्ट जरूर देखेगी कि कानून का इफेक्ट क्या हो रहा है जमीन पर, उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या था बनाने का, पर्पस या मकसद क्या है, उसकी डिजाइन या रचना कैसी है, बेसिकली कानून करना क्या चाह रहा है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। ठीक है। पर, और ये पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यह एक बड़ा कैच है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। अच्छा, वो क्या है? देखती है ताकि कानून का असली कैरेक्टर और सब्सटेंस पता चल सके। ये समझने के लिए कि ये कानून फंडामेंटली किस कैटेगरी में आता है। क्या ये स्टेट की पावर में है, सेंटर की पावर में है, या कहीं फंडामेंटल राइट्स तो नहीं छीन रहा। कोर्ट ये सब इसलिए नहीं देखती कि लेजिस्लेचर की नीयत क्या थी, उनके मोटिव्स क्या थे कानून बनाने के पीछे। नीयत अच्छी थी या बुरी, ये सवाल कोर्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है इस डॉक्ट्रिन में। अरे, ये तो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात है। मतलब नीयत नहीं देखी जाती, मोटिव इंपॉर्टेंट नहीं है? बिल्कुल नहीं, मोटिव इररेलेवेंट है फॉर द पर्पस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन। और यही है पांचवा प्रोपोजिशन जो बहुत क्रूशल है। कलरेबल लेजिस्लेशन के डॉक्ट्रिन में लेजिस्लेचर की बोनाफाइडीज यानी गुड फेथ अच्छी नीयत या मालाफाइडीज यानी बैड फेथ बुरी नीयत का कोई लेना देना नहीं है। कोई लेना देना नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। सारा खेल लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी का है, उनकी क्षमता का है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें वो स्पेसिफिक कानून बनाने की पावर दी है या नहीं। बस, इज द लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट टू इनैक्ट दिस लॉ? दैट्स द ओनली क्वेश्चन। ये तो मतलब अगर लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट है, उनके पास पावर है,
तो उन्होंने कानून क्यों बनाया, उनका मोटिव क्या था, चाहे वो पॉलिटिकल फायदा उठाना हो या किसी को तंग करना हो, ये लीगली इररेलेवेंट है। लीगली इररेलेवेंट। हाँ, पॉलिटिकली उस पर बहस हो सकती है, पब्लिक में आलोचना हो सकती है, वो अलग बात है, पर कोर्ट के लिए लॉ वैलिड माना जाएगा अगर कॉम्पिटेंसी है। और अगर लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट ही नहीं है, पावर ही नहीं थी, तो मोटिव चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना भी नेक हो, तो मोटिव का सवाल ही नहीं उठता। लॉ सीधे सीधे इनवैलिड है, उसे कोई नहीं बचा सकता। सिंपल टेस्ट है, डू यू हैव द पावर, यस और नो। जैसे वो RWA वाला एग्जाम्पल फिर से लें। अगर RWA के पास सोसाइटी के बायलॉज के तहत पार्किंग रूल्स बनाने की पावर है, यानी कॉम्पिटेंसी है, तो उन्होंने जो रूल बनाया वो वैलिड है। अब चाहे उनका हिडन मोटिव किसी एक फैमिली से पुरानी खुन्नस निकालना ही क्यों ना हो, मोटिव इज इररिलेवेंट। करेक्ट। लेकिन अगर RWA एक रूल बनाती है कि सोसाइटी के सभी रेजिडेंट्स को अपने घर के दरवाजे पर लिखना होगा कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, अब ये रूल सीधा इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि RWA के पास ऐसी पावर है ही नहीं रेजिडेंट्स की पॉलिटिकल बिलीव्स जानने या उसे पब्लिक करवाने की। यहाँ उनका मोटिव, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी का दावा करें या कुछ और, वो बिल्कुल इररिलेवेंट है क्योंकि कॉम्पिटेंसी ही नहीं है। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। और इसी से जुड़ा है छठा प्रोपोजिशन। वो कहता है कि कोर्ट सिर्फ कानून के शब्दों, लैंग्वेज को देखकर ही अंधी नहीं बनी रह सकती, उसे स्टैट्यूट का ऑब्वियस पर्पस, इफेक्ट एंड ऑपरेशन भी देखना होता है। जब किसी कानून को इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जाता है कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को धोखा देने का एक कलरेबल डिवाइस है, एक चाल है, एक छलावा है, तो कोर्ट को सिर्फ उस एक कानून को नहीं देखना होता है। अच्छा, तो फिर क्या देखती है? कोर्ट को उस पूरे स्टैट्यूट को, और अगर जरूरत पड़े तो दूसरे बिल्स या एक्ट्स को भी देखना पड़ता है जो उस पूरे स्कीम का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके जरिए कॉन्स्टिट्यूशन को बाईपास करने की, उसे इवेड करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली पूरी पिक्चर देखनी पड़ती है, द होल स्कीम ऑफ थिंग्स। और ये पूरी पिक्चर देखना जरूरी क्यों है? सिर्फ उस एक कानून को देखने से काम क्यों नहीं चलता? इसलिए जरूरी है ताकि उस चैलेंज किए गए कानून का ट्रू नेचर एंड कैरेक्टर पता चल सके, या जिसे लीगल लैंग्वेज में कहते हैं पिथ एंड सब्सटेंस। पिथ एंड सब्सटेंस, ये क्या होता है? पिथ एंड सब्सटेंस मतलब उसका असली सार, उसका कोर, वो फंडामेंटली किस चीज के बारे में है। देखिए, हो सकता है कि आप एक अकेला कानून देखें तो वो बिल्कुल हार्मलेस लगे, बड़ा मासूम सा दिखे, पर अगर ये साबित किया जा सके कि ये अकेला कानून लेजिस्लेचर की एक बड़ी जनरल स्कीम का हिस्सा है और उस स्कीम में उन्होंने एक के बाद एक कई कानून, सीरीज ऑफ एक्ट्स पास किए हैं, और उन सब का मिला-जुला असर, क्यूमुलेटिव इफेक्ट, वही है जो वो एक कानून से डायरेक्टली नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पावर नहीं थी। तो फिर वो अकेला मासूम दिखने वाला कानून भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है पूरी स्कीम के साथ। अच्छा, मतलब कनेक्शन देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को डायरेक्टली बैन नहीं कर सकती, पावर नहीं है, तो वो क्या करती है, सीरीज में छोटे छोटे कदम उठाती है। पहले उस इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया, फिर अचानक उसके पोल्यूशन नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, फिर फैक्ट्री के वर्किंग आवर्स लिमिट कर दिए, फिर उसके फिनिश प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्ट पर नए मुश्किल रूल्स लगा दिए। अब शायद हर कदम इंडिविजुअली डिफेंड किया जा सके। टैक्स लगाना स्टेट की पावर है, पोल्यूशन कंट्रोल करना पावर है, वर्किंग आवर्स रेगुलेट करना पावर है। हाँ, अलग अलग देखें तो शायद ठीक लगे। लेकिन जब ये सारे कदम एक साथ एक पैटर्न में देखे जाते हैं तो लेजिस्लेचर का असली मकसद, ट्रू नेचर, साफ हो जाता है कि वो इनडायरेक्टली उस इंडस्ट्री को बंद करना चाहते हैं जिसे वो डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। अगर ये पूरी स्कीम कोर्ट में साबित हो जाए तो ये सारे कदम, या कम से कम वो कदम जो स्कीम का हिस्सा हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं एज कलरेबल लेजिस्लेशन। समझ गई, मतलब पूरी साजिश को देखना पड़ेगा। अच्छा, इसी कलरेबल लेजिस्लेशन को कभी-कभी फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये सुनने में तो और भी ज्यादा सीरियस लगता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही धोखाधड़ी। हैवी सीरियस? सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 केस में इस टर्म का इस्तेमाल किया था, और बात फंडामेंटली वही है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात? यही कि एक ऐसा कानून जो ऑस्टेंसिबली, यानी देखने में ऊपर से तो लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दी गई किसी पावर के तहत बनाया गया है, पर इन सब्सटेंस इन रियलिटी, यानी असल में, हकीकत में, वो उस पावर के स्कोप के बाहर है या कॉन्स्टिट्यूशन की किसी कंडीशन को पूरा नहीं करता। ठीक है। अब देखिए, अगर ये नॉन कंप्लायंस यानी पावर से बाहर जाना या कंडीशन पूरी ना करना बिल्कुल साफ साफ है, ओवर्ट है, सामने दिख रहा है, तब तो हम कहते हैं लॉ अल्ट्रा वायर्स हैं,
यानी बियॉन्ड द पावर्स। सिंपल। हाँ, जैसे स्टेट ने डिफेंस पर लॉ बना दिया। बिल्कुल। लेकिन जब ये नॉन कंप्लायंस छुपी हुई होती है, कोवर्ट होती है, पर्दे के पीछे से की जाती है, भेष बदल कर की जाती है, तब उसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो फ्रॉड का मतलब यहाँ ये है कि लेजिस्लेचर ये प्रिटेंड कर रही है, ये नाटक कर रही है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड काम कर रही है, जबकि असल में वो ऐसा नहीं कर रही है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने कमेश्वर सिंह में यही कहा था कि ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ज लगाना बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस को फॉलो ना करने को कहने का एक पिक्चरेस्क एंड एपिग्रामेटिक वे है। मतलब एक बड़ा ही भावपूर्ण, यादगार और सटीक तरीका है ये कहने का कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने का सिर्फ नाटक किया है, असल में नहीं किया। इसका कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए सरकार एक स्कीम लाती है, स्किल डेवलपमेंट फॉर अंडर प्रिविलेज्ड यूथ। हाँ, बिल्कुल। फंड भी एलोकेट होता है, लेकिन उस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या उसका सिलेक्शन प्रोसेस या उसको एडवर्टाइज करने का तरीका इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है या ऐसी जगह एडवर्टाइज किया जाता है जहां तक इंटेंडेड बेनिफिशियरीज की पहुंच ही ना हो। अच्छा। कि नतीजा ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(4) या 16(4) के तहत जो रिजर्वेशन या स्पेशल प्रेफरेंस डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को मिलना चाहिए था, वो इफेक्टिवली बाईपास हो जाता है। वो लोग या तो अप्लाई ही नहीं कर पाते या सिलेक्ट ही नहीं होते। तो फॉर्म में तो स्कीम अपलिफ्टमेंट के लिए है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल लग रही है, पर सब्सटेंस में क्या हो रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को बड़ी चालाकी से साइड स्टेप किया जा रहा है। इसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है। ठीक है, तो फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन समझ आ गया। मतलब पावर नहीं थी या कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन पूरी नहीं की, पर कानून बना दिया छुपाकर, नाटक करके। हाँ। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और मिलता जुलता टर्म आता है, फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर। अब ये क्या भला है? क्या ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन जैसा ही है या कुछ अलग है? थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन पॉइंट है, क्योंकि दोनों में फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एसएस बोला वर्सेस बीडी सरदाना 1997 केस में इस डिस्टिंक्शन को बहुत ही साफ तौर पर समझाया था। अच्छा, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, ध्यान से समझिएगा। पहला है फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर। इसका मतलब है कि लेजिस्लेचर के पास कानून बनाने की पावर तो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पावर दी है, इसमें कॉम्पिटेंसी का इशू नहीं है। ठीक है, पावर है, फिर फ्रॉड कैसा? फ्रॉड ये है कि वो उस पावर को ठीक से एक्सरसाइज नहीं करती, जैसा कि करना चाहिए था या जैसा कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेंशन था। वो सिर्फ प्रिटेंड करती है कि पावर एक्सरसाइज की है, पर असल में करती नहीं। कानून की नज़र में ऐसा एक्ट सिर्फ कानून का प्रिटेंस है, एक दिखावा है, असली कानून नहीं है। कोर्ट ऐसे दिखावटी कानून को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इसका कोई एग्जाम्पल? जैसे पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया कि एक नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई जाएगी जिसके पास पोल्यूशन कंट्रोल के लिए खास पावर्स होंगी। अब एक्ट पास करना पार्लियामेंट की पावर है? बिल्कुल है। हाँ। लेकिन एक्ट पास होने के 5 साल गुजर गए और ना तो वो अथॉरिटी बनाई गई, ना उसके मेंबर्स अपॉइंट हुए, ना उसके लिए कोई बजट दिया गया। बस एक्ट कागज पर पड़ा है। अच्छा। तो यहाँ पावर थी, एक्ट भी बन गया, पर पावर का एक्सरसाइज कैसा हुआ? सिर्फ प्रिटेंस, सिर्फ दिखावा, एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। ये है फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर। पावर होते हुए भी उसे सही मायने में एक्सरसाइज ना करना, सिर्फ एक्सरसाइज करने का नाटक करना। ठीक है, ये समझ आया। पावर थी पर काम नहीं किया, बस दिखावा किया। अब दूसरा वाला? अब दूसरा है फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल अलग चीज है और ज्यादा फंडामेंटल इशू है। यहाँ सिचुएशन ये है कि लेजिस्लेचर के पास वो स्पेसिफिक लॉ बनाने की पावर है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने या तो साफ साफ मना किया है या वो पावर किसी और को दी है, जैसे सेंटर को या जुडिशरी को। लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन के बावजूद वो कानून बना देती है, बस उसे ऐसी शक्ल देकर, ऐसा भेष पहनाकर कि लगे कि उनके पास पावर थी। ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के खिलाफ जाना है, बस एक पर्दे की आड़ लेकर। ओके, अब एकदम क्लियर हुआ। तो पहले वाले में फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर थी पर काम सिर्फ नाम का किया, एक्सरसाइज का ढोंग रचा। दूसरे वाले में पावर ही नहीं थी, फिर भी वो काम कर दिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही सीधा धोखा है। बिल्कुल, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड है, दूसरा कॉम्पिटेंसी से। हाँ, ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रिंसिपल फ्रॉड ऑन लेग पावर तब लगता है जब पावर तो है पर एक्सरसाइज एज इनविजिज्ड,
जैसा सोचा गया था नहीं हुई। दूसरा प्रिंसिपल फ्रॉड ऑन कॉस्ट तब लगता है जब पावर है ही नहीं और प्रोहिबिशन के बावजूद प्रेटेंस में कानून बनाया गया। और इसीलिए जब कोर्ट को यह तय करना होता है कि लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट थी या उन्होंने फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन या कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर किया है, तो उन्हें बहुत सारी चीजें एग्जामिन करनी पड़ती हैं। उस कानून का सब्जेक्ट क्या है, उसकी लेजिस्लेटिव हिस्ट्री क्या है, मतलब पहले क्या हुआ था, कमिटी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, 7 शेड्यूल की रेलेवेंट एंट्रीज कौन सी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में कहाँ फिट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे प्रोविजंस जैसे फंडामेंटल राइट्स के साथ वो कानून कैसे इंटरैक्ट करता है, ये सब देखना पड़ता है। चलिए अब कुछ एक्चुअल केसेस देखते हैं जहां कोर्ट्स ने इस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया है। हमारे पास सोर्स में टेबल 91.4 में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। इनसे ये कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात ज्यादा समझ आती है। तो पहला केस तो वही है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह 1952। इस केस में बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के कुछ प्रोविजंस को इनवैलिडेट किया गया था। हाँ, क्यों इनवैलिडेट किया था, जरा डिटेल में बताइए। देखिए, उस एक्ट का मकसद था जमींदारी अबॉलिश करना और जमींदारों से सरप्लस लैंड लेना। अब कॉन्स्टिट्यूशन उस समय के प्रावधानों के अनुसार कहता था कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी लेते हैं पब्लिक पर्पस के लिए तो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा। ठीक है, कॉम्पनसेशन तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो बिहार एक्ट में कॉम्पनसेशन देने का प्रोविजन था तो जरूर, लेकिन कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करने का जो तरीका बताया गया था, जो फॉर्मूला था, वो ऐसा था कि एक्चुअल में जो अमाउंट मिलना था वो बिल्कुल नाम मात्र का था, इल्यूजरी था। जैसे उन्होंने कह दिया कि कॉम्पनसेशन में से पिछले कई सालों का अरियर्स ऑफ रेंट काट लिया जाएगा, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो। अरे, नतीजा ये हुआ कि कॉम्पनसेशन लगभग शून्य हो गया या बहुत ही कम। तो कोर्ट ने कहा कि ये कॉम्पनसेशन का प्रोविजन सिर्फ एक प्रिटेंस है, रियलिटी नहीं। ये कॉम्पनसेशन देने का सिर्फ दिखावा है, असल में आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं बिना प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट का उल्लंघन है और ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है, या कह लीजिए फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए वो प्रोविजंस इनवैलिडेट कर दिए गए। समझ गए, मतलब नाम कॉम्पनसेशन का पर दिया कुछ नहीं। दूसरा केस है केसी गजपति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1953। इसमें उड़ीसा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड माना। अच्छा, ये वैलिड क्यों था? यहाँ कलरेबल लेजिस्लेशन क्यों नहीं लगा? क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ये एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के बिल्कुल अंदर था। स्टेट लिस्ट की एंट्री 46 उन्हें एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स लगाने की पावर देती है। हाँ, ये तो स्टेट की पावर है। बिल्कुल। और जो टैक्स इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए लगाया गया था, जिसमें टैक्स का कैलकुलेशन पिछले साल की इनकम पर बेस था, वो इसी पावर के तहत था। कोर्ट को इसमें कोई प्रिटेंस या डिस्गाइज नहीं दिखा। लेजिस्लेचर ने अपनी लेजिटिमेट पावर को ही एक्सरसाइज किया था। हो सकता है टैक्स ज्यादा हो, पर टैक्स लगाना उनकी पावर थी, इसलिए ये कलरेबल नहीं था। इट वॉज अ वैलिड एक्सरसाइज ऑफ पावर। ओके। तीसरा केस है केटी मूपिल नायर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1960। इसमें ट्रेवेन्को कोचिन लैंड टैक्स एक्ट 1955 को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसके ग्राउंड्स क्या थे? ये इनवैलिड क्यों हुआ? कोर्ट ने इसे 2-3 ग्राउंड्स पर इनवैलिड किया। पहला, ये एक्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता था। क्यों? क्योंकि ये कानून सभी तरह की लैंड्स पर, चाहे वो जंगल हो, बंजर हो या उपजाऊ खेत हो, एक फ्लैट रेट से टैक्स लगाता था, बिना जमीन की क्वालिटी या उससे होने वाली इनकम को देखे। अरे, ये तो गलत है। जंगल पर भी उतना ही टैक्स जितना खेत पर। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने कहा यह पूरी तरह आर्बिट्ररी है, इसमें कोई क्लासिफिकेशन का रैशनल बेसिस नहीं है। दूसरा, टैक्स का जो अमाउंट था, शायद 2 रुपए प्रति एकड़, वो जमीन से होने वाली पोटेंशियल इनकम के मुकाबले बहुत ज्यादा था, डिस्प्रोपोर्शनेट था। कोर्ट ने कहा कि ये टैक्स इतना भारी है कि ये कॉन्फिस्केटरी नेचर का है। कॉन्फिस्केटरी मतलब? कॉन्फिस्केटरी मतलब जब्त करने जैसा। ऐसा टैक्स जो आपकी प्रॉपर्टी को इफेक्टिवली छीन ले, क्योंकि आप उसे दे ही नहीं सकते। तो कोर्ट ने कहा कि टैक्स लगाने की पावर तो है स्टेट के पास, पर टैक्स के नाम पर आप प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए एक्ट इनवैलिड हो गया। समझ गई, मतलब टैक्स इतना ज्यादा और बिना सोचे समझे लगाया कि वो कॉन्फिस्केशन बन गया। अब चौथा केस, एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर 1962। ये तो रिजर्वेशन से जुड़ा है। हाँ, और ये टेक्निकली लेजिस्लेशन नहीं था, ये स्टेट गवर्नमेंट का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था।
पर जैसा आपने कहा, आर्टिकल 13 के तहत फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए लॉ की डेफिनेशन में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी आते हैं। हाँ, तो इस ऑर्डर में क्या था? इस ऑर्डर ने मैसूर स्टेट, अब कर्नाटका, के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बैकवर्ड क्लासेस, जिसमें उन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी सबको मिलाकर एक कैटेगरी बनाई थी, के लिए 68% सीट्स रिजर्व कर दी थी। 68%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को वॉइड यानी शून्य घोषित कर दिया। क्यों? ग्राउंड्स क्या थे? कोर्ट ने माना कि ये ऑर्डर आर्टिकल 15(4) के स्पिरिट के खिलाफ था। आर्टिकल 15(4) स्टेट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, एससीबीसीज, एससीज और एसटीज के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की इजाजत देता है, जिसमें रिजर्वेशन भी शामिल है। हाँ, वो तो है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(4) एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 15(1) के मेन रूल, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और कोई भी एक्सेप्शन इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो मेन रूल को ही खत्म कर दे या निगल जाए। 68% रिजर्वेशन कोर्ट के हिसाब से इतना ज्यादा था कि वो अनरीजनेबल हो गया था। वो मेरिट को प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल बना रहा था। कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 50% की लिमिट यहीं से आनी शुरू हुई थी। तो 68% रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4) की पावर का एक एक्सेसिव और अनरीजनेबल यूज था। इसलिए कोर्ट ने इसे फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। मतलब स्टेट ने आर्टिकल 15(4) की पावर यूज करने का दिखावा तो किया, पर उसे इतना ज्यादा स्ट्रेच कर दिया कि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के ही बाहर चला गया। इट वॉज अ कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द गाइज ऑफ आर्टिकल 15(4). वाओ, तो ये थे कुछ की केसेस। इनसे ये डॉक्ट्रिन बिल्कुल साफ हो जाता है। तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है कि लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट वो काम इनडायरेक्टली, छुपाकर, भेस बदलकर नहीं कर सकती, जिसको करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें डायरेक्टली नहीं दी है। बिल्कुल। चाहे कानून को कितना भी सुंदर नाम दे दो, कितनी भी अच्छी भाषा में लिख दो, कोर्ट उसके फॉर्म पर नहीं जाएगी। वो उसके सब्सटेंस को देखेगी, उसके असली असर को देखेगी और सबसे जरूरी लेजिस्लेचर की कॉम्पिटेंसी को परखेगी। हाँ, और ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है जब कॉम्पिटेंसी ही ना हो। लेकिन फ्रॉड ऑन लेजिस्लेटिव पावर से अलग है, जहां कॉम्पिटेंसी तो होती है पर एक्सरसाइज ठीक से नहीं होती। और नियत या मोटिव का सवाल नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटेंसी का सवाल है। परफेक्टली समराइज्ड। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन का सार। बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स। ये क्या चीज़ है, इसका मतलब क्या है, और डे टू डे गवर्नेंस या लीगल सिस्टम में ये कैसे काम करता है। बेसिकली हम समझ रहे हैं कि कैसे कुछ पावर्स जो शायद कागज़ पर लिखी नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करती हैं और इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल कॉन्सेप्ट है उस जी, और कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कानून को इंटरप्रेट करने में इसका बड़ा क्रूशल रोल है। हाँ, सिंपल टर्म्स में जब आप किसी को कोई बड़ी पावर देते हो, हाँ, तो उसको ठीक से यूज करने के लिए जो भी छोटी मोटी रिलेटेड पावर जरूरी होती है ना, हाँ, वो ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड मान ली जाती हैं, भले ही वो एक्सप्लिसिटली मेंशन ना की गई हो। अच्छा। सोचिए, अगर हर छोटी चीज लिखनी पड़ती तो कानून कितने कॉम्प्लिकेटेड और मोटे हो जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से लिविंग डॉक्यूमेंट बनाता है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो सके। हाँ, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लीकेशन भी कहते हैं, राइट? मतलब जो कहा नहीं गया वो भी समझ लिया गया। वो एक पुरानी लीगल कहावत भी है, whoever grants a thing is deemed also to grant that without which the grant itself would be of no effect। सुनने में थोड़ी भारी लगती है पर हाँ, पर मतलब बड़ा सिंपल है। हाँ, मतलब सिंपल है कि अगर मैंने किसी को कोई चीज दी तो उसको यूज करने के लिए जो बेसिक जरूरी चीजें हैं उनकी परमिशन भी दे दी। जैसे मान लीजिए मैंने अपने कजिन को अपनी बाइक दी कॉलेज जाने के लिए। ठीक है। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि तुम इसमें पेट्रोल भरवा सकते हो या तुम चाबी इग्निशन में लगा सकते हो। ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना? हाँ, बिल्कुल इम्प्लिसिट है। अगर ये इम्प्लाइड परमिशन ना हो तो बाइक देने का फायदा ही क्या? वो तो बस खड़ी रहेगी। एग्जैक्टली, परफेक्ट एग्जाम्पल है ये प्रिंसिपल तो प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह दिखता है। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है, जो लीगल वर्ल्ड की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जैसी है, हाँ, वो इम्प्लाइड पावर को डिफाइन करती है ऐसे: a political power that is not enumerated but that nonetheless exists because it is needed to carry out an express power। मतलब ऐसी पॉलिटिकल या लीगल पावर जो कहीं लिस्ट में लिखी हुई नहीं है, अनयूमरेटेड है, लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक्सप्रेस पावर, मतलब जो पावर साफ साफ शब्दों में लिखी है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको रियलिटी बनाने के लिए एब्सोल्युटली जरूरी है, नीडेड है।
वरना वो एक्सप्रेस पावर सिर्फ नाम की रह जाएगी बिल्कुल, बस। और कागज पर। और क्रेजीजे ने भी लीगल इंटरप्रिटेशन पर कुछ ऐसा ही कहा था शायद। उनका पॉइंट था कि जब लेजिस्लेचर जैसे हमारा पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली कोई काम करने की परमिशन देता है, एक एनेबलिंग एक्ट पास करता है, हाँ, या? तो वो उस काम को पूरा करने के लिए जो भी चीजें इंडिस्पेंसिबल हैं, जिनके बिना वो काम हो ही नहीं सकता, उनको करने की पावर भी इम्प्लिसिटली दे देता है। हाँ, जैसे डीडीए वाला एग्जाम्पल था सोर्स में। हाँ, डीडीए का। ये मान लीजिए सरकार ने डीडीए को कहा कि ईस्ट दिल्ली में एक नया फ्लाईओवर बनाना है। अब एक्ट में शायद सिर्फ इतना लिखा हो कि डीडीए फ्लाईओवर बनाएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि डीडीए जमीन अक्वायर कर सकता है, लोगों को कॉम्पनसेट कर सकता है, यूटिलिटीज शिफ्ट कर सकता है, इंजीनियर्स हायर कर सकता है, टेंडर निकाल सकता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है। ये सब स्पेसिफिक काम शायद एक्ट में ना लिखे हों। बिल्कुल, बिल्कुल। पर फ्लाईओवर बनाने के मेन गोल के लिए ये सब पावर्स इम्प्लिसिटली डीडीओ को मिल गई। ये सब एंसिलरी या इंसिडेंटल पावर्स हैं। सही पॉइंट है। और सीबी पॉलक ने इसे एग्जीक्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा था, है ना? हाँ, पॉलक का एंगल थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा कि अगर कोई काम करना लीगली जरूरी है, मतलब लॉ ने ऑथराइज किया है या रिक्वायर किया है, और वो काम बिना कुछ और किए हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा सेकेंडरी स्टेप लिए बिना जो एक्सप्लिसिटली अलाउड नहीं है, अच्छा। तो वो सेकेंडरी स्टेप लेने की पावर भी बाय नेसेसरी इंटेंडमेंट मान ली जाएगी। मतलब ये मान दिया जाएगा कि कानून बनाने वाले का इंटेंशन यही था। ओके। उनका कहना था कि जहां कोई एक्ट एक जुरिस्डिक्शन देता है, मतलब काम करने का एरिया या पावर, वहां वो उस जुरिस्डिक्शन को ठीक से यूज करने के लिए सारे जरूरी स्टेप्स लेने की पावर भी इम्प्लिसिटली देता है। कोर्ट्स इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। जैसे अगर एक फैमिली कोर्ट को डिवोर्स केसेस हैंडल करने की पावर दी गई है, तो ये इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड है कि कोर्ट पार्टीज को नोटिस भेज सकती है, समन कर सकती है, हाँ, बुला सकती है, उनको सुन सकती है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, एविडेंस ले सकती है, जरूरत पड़ने पर इंटिम मेंटेनेंस या चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर दे सकती है, और फाइनली डिवोर्स डिक्री पास कर सकती है। ये सारी स्पेसिफिक पावर्स शायद एक्ट में न लिखी हों। एग्जैक्टली। पर डिवोर्स केस डिसाइड करने की जो मेन पावर है, वो इनके बिना एक्सरसाइज ही नहीं हो सकती। तो ये सब इम्प्लाइड है। ओके, कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, पर इसकी लिमिट्स क्या हैं? ऐसा तो नहीं कि हर अथॉरिटी अपनी मर्जी से कोई भी पावर अज्यूम कर ले, ये कहकर कि ये तो इम्प्लाइड है। कहाँ लाइन ड्रॉ होती है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है। बीडी लीव्स एंड टोबैको मर्चेंट्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1961 का केस है। अच्छा, बीड़ी वाला केस? हाँ, उसमें कोर्ट ने इसका स्कोप समझाया था। उन्होंने कहा कि ये डॉक्ट्रिन तभी अप्लाई होगा जब दो कंडीशंस पूरी हों। क्या कंडीशंस? एक, किसी अथॉरिटी को स्टैट्यूट से, मतलब कानून से, कोई स्पेसिफिक ड्यूटी या पावर मिली हो। पहले एक एक्सप्रेस ग्रांट होना जरूरी है। ठीक है। और दूसरा, ये बिल्कुल क्लियर हो कि वो ड्यूटी पूरी नहीं हो सकती या वो पावर एक्सरसाइज नहीं हो सकती जब तक कोई सपोर्टिंग, मतलब ऑक्सिलरी, या उससे जुड़ी हुई, मतलब इंसिडेंटल पावर ना मानी जाए। अच्छा, मतलब उसके बिना काम चलेगा ही नहीं। और इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है वो है इम्पॉसिबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इम्पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि उस इम्प्लाइड पावर के बिना वो मेन ड्यूटी या पावर कभी भी किसी भी सिचुएशन में पूरी ना हो सके। सिर्फ थोड़ी दिक्कत या इनकन्वीनियंस काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ थोड़ी मुश्किल या इनकन्वीनियंस काफी नहीं है। वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन एक डेड लेटर बन जाएगा, मतलब बिल्कुल बेकार हो जाएगा अगर वो सब्सिडरी पावर इम्प्लाइड ना मानी गई तो। अच्छा, डेड लेटर। हाँ, वो फूड इंस्पेक्टर वाला एग्जाम्पल याद है सोर्स में? हाँ। अगर कानून कहता है कि इंस्पेक्टर को फूड में मिलावट चेक करनी है, पर उसे दुकान में घुसकर सैंपल लेने की इम्प्लाइड पावर न मानी जाए, तो वो चेक करेगा कैसे? कर ही नहीं पाएगा। एग्जैक्टली। क्या दुकान के बाहर खड़ो के देखेगा? यहाँ चेक करने की मेन पावर बिना सैंपल लेने की इम्प्लाइड पावर की इम्पॉसिबल हो जाती है। समझ गए। अगर सिर्फ ये होता कि इंस्पेक्टर को दुकान में जाने में थोड़ी झिझक हो रही है या दुकानदार थोड़ा रूड है, वो इनकन्वीनियंस है, उससे इम्प्लाइड पावर नहीं जस्टिफाई होगी। इम्पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, वो भी जनरल नेचर की। राइट। ये इम्पॉसिबिलिटी वर्सेस इनकन्वीनियंस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह का चेक है मिसयूज रोकने के लिए। बिल्कुल। चलो अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को यूज किया है, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। इससे कॉन्सेप्ट और मजबूत होगा। हाँ, जरूर। पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा 1978 का। इसमें सवाल यह था कि क्या एक हाईकोर्ट जज अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को भेजने के बाद, लेकिन उसके फॉर्मली एक्सेप्ट होने से पहले उसे रिवोक कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। आर्टिकल 217 में रेजिग्नेशन का तरीका तो है, पर रिवोक करने का? हाँ, रिवोक करने के बारे में कुछ नहीं लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाँ, जज के पास आर्टिकल 217 के अंडर ये इम्प्लाइड पावर है
कि वो एक्सेप्टेंस से पहले अपना रेजिग्नेशन विड्रॉ कर सके। लॉजिक क्या था इसके पीछे? लॉजिक ये था कि कोई भी डिसीजन, खासकर इतना बड़ा, तभी फाइनल होता है जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई तब तक वो एक तरह से ऑफर टू रिजाइन जैसा है, जिसे ऑफर करने वाला वापस ले सकता है। जैसे हम कभी कभी गुस्से में जॉब से रिजाइन कर देते हैं, पर अगले दिन एचआर के पास जाने से पहले सोच लेते हैं कि नहीं यार। बिल्कुल। या कॉलेज में कोर्स विड्रॉल फॉर्म भर दिया पर लास्ट डेट से पहले मन बदल गया। वही प्रिंसिपल यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर अप्लाई किया कि फाइनलिटी से पहले रिकंसिडरेशन की एक प्रैक्टिकल पावर इम्प्लिसिटली एग्जिस्ट करती है। काफी लॉजिकल लगता है ये। प्रैक्टिकल रियलिटी को लीगल फ्रेमवर्क में फिट किया। अच्छा, अगला केस रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा 2002। ये तो बहुत फेमस है। हाँ, लैंडमार्क केस है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक इम्प्लाइड पावर है, जिसे उन्होंने इनहेरेंट पावर भी कहा, कि वो अपने ही दिए हुए फाइनल जजमेंट्स को रिकंसिडर कर सकती है। इवन आफ्टर रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो चुकी हो। जो आर्टिकल 137 में अलाउड है, वो भी खत्म होने के बाद। हाँ, इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, क्यूरेटिव पिटिशन। मतलब अगर रिव्यू भी रिजेक्ट हो गया, पर लग रहा है कि फैसले में इतनी बड़ी गलती हुई है कि इंसाफ का मजाक बन गया है, तो एक आखिरी दरवाजा खुला रहना चाहिए। हाँ, पर ये दरवाजा बहुत छोटा है और सिर्फ एक्सट्रीम केसेस के लिए खोला गया है। कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि क्यूरेटिव पिटिशन सिर्फ तभी एंटरटेन होगी जब ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो। मतलब न्याय की हत्या जैसा कुछ। हाँ, या कोर्ट के प्रोसेस का भयंकर मिसयूज, मतलब अब्यूज ऑफ प्रोसेस, रोकना जरूरी हो। ये कोई रेगुलर अपील या रिव्यू नहीं है, ये एक जुडिशियल सेफ्टी वाल्व है बस। सेफ्टी वाल्व। हाँ, मान लो किसी केस में बाद में पता चलता है कि जज बायस्ड था या पार्टी को ठीक से सुना ही नहीं गया और इस वजह से बिल्कुल गलत फैसला हो गया। ऐसे रेयर केसेस में जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तब क्यूरेटिव पिटिशन एक आखिरी उम्मीद हो सकती है। तो यहाँ इनहेरेंट पावर का यूज हुआ। हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट की अल्टीमेट ड्यूटी है जस्टिस करना, और अगर जस्टिस के नाम पर इनजस्टिस हो रहा है तो उसे रोकने की पावर भी इनहेरेंटली उसके पास है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ना लिखी हो। इस इनहेरेंट पावर और इम्प्लाइड पावर में कनेक्शन ये है कि दोनों ही अनरिटन है और एक्सप्रेस पावर्स को सपोर्ट करने या जस्टिस एंश्योर करने के लिए एग्जिस्ट करती हैं। समझ गई। ये लास्ट रिजॉर्ट और ग्रॉस मिसकैरेज वाले कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं यहाँ। अच्छा, नेक्स्ट केस है राजा रामपाल विजावी स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2007। ये शायद वो कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल से रिलेटेड था। हाँ, वही मामला था जहां कुछ एमपीज पर पैसे लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के एलिगेशंस थे। तो इसमें मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि क्या पार्लियामेंट के पास अपने ही मेंबर्स को ऐसे मिसकंडक्ट के लिए एक्सपेल करने यानी सदन से निकालने की पावर है। आर्टिकल 105 पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस की बात तो करता है, पर एक्सपल्जन फॉर कंटेम्प्ट जैसा कुछ एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है। तो कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 105 के तहत ये इम्प्लाइड पावर है। क्यों? लॉजिक है कि पार्लियामेंट को अपनी डिग्निटी, इंटेग्रिटी और प्रॉपर फंक्शनिंग मेंटेन करनी है। अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट की गरिमा को ही ठेस पहुंचा रहा है तो पार्लियामेंट के पास उसे डिसिप्लिन करने की पावर होनी चाहिए, जिसमें सीरियस केसेस में एक्सपल्जन भी शामिल है। ये पावर पार्लियामेंट के इफेक्टिव कामकाज के लिए नेसेसरी मानी गई। जैसे किसी सोसाइटी या क्लब में होता है कि अगर कोई मेंबर रूल्स तोड़े या सोसाइटी का नाम खराब करे, बिल्कुल, तो उसे निकाला जा सकता है। बिल्कुल। उसी तरह पार्लियामेंट की इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के लिए ये पावर इम्प्लिसिटली आर्टिकल 105 में मानी गई, भले ही एग्जैक्ट वर्ड्स ना लिखे हों। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। और एक केस और था, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सलिल सबलॉक 2013। ये एसपीसी मेंबर्स के अपॉइंटमेंट से जुड़ा था। हाँ, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 316 गवर्नर को एसपीसी मेंबर्स अपॉइंट करने की पावर देता है। सवाल ये उठा कि क्या गवर्नर के पास सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर साइन करने की पावर है, या वो अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसीजर कैसे सिलेक्ट करना है, क्या क्राइटेरिया होंगे, ये सब डिसाइड करने की पावर भी रखता है। अच्छा, प्रोसीजर बनाने की पावर। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 316 में अपॉइंटमेंट की पावर के साथ ही ये इम्प्लाइड पावर भी शामिल है कि गवर्नर इसके लिए जरूरी प्रोसीजर्स भी बना सकता है। क्यों? अरे, प्रैक्टिकलिटी की बात है। अगर सिर्फ कह दिया अपॉइंट करो पर ये नहीं बताया कि कैसे, तो पावर का यूज आर्बिट्री हो सकता है, मनमाना हो सकता है। सही बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अपॉइंटमेंट की पावर को मीनिंगफुली एक्सरसाइज करने के लिए प्रोसीजर सेट करने की पावर भी इम्प्लिसिटली उसी अथॉरिटी के पास होनी चाहिए। जैसे अगर कॉलेज प्रिंसिपल को नए टीचर्स हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, हाँ, तो ये अंडरस्टूड है
कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई रिटन टेस्ट होगा या सिर्फ इंटरव्यू, पैनल में कौन होगा, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, वगैरह वगैरह। ये सब प्रोसीजर बनाने की पावर हायरिंग की मेन पावर के साथ इम्प्लिसिटली जुड़ी हुई है। उसके बिना हायरिंग प्रोसेस ठीक से चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहां इम्प्लाइड पावर्स का प्रिंसिपल काम आया। अब एक इसका उल्टा कॉन्सेप्ट भी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड प्रोहिबिशन। हाँ, बिल्कुल ऑपोजिट। नाम से ही लग रहा है ये मनाही की बात करता है। ये कहता है कि एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। मतलब अगर किसी लिस्ट में साफ साफ कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे ABC, तो इसका मतलब यह है कि जो चीजें नहीं लिखी हैं, DEF, वो इंटेंशनली बाहर रखी गई हैं, उनकी इजाजत नहीं है। वो कैंटीन वाला एग्जाम्पल याद है? अगर मेन्यू पर सिर्फ चाय, कॉफी, सैंडविच लिखा है तो ये इम्प्लिसिटली मान लिया जाता है कि समोसा या पिज्जा नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेंशन नहीं है। एग्जैक्टली। लीगल लैंग्वेज में इसे कहते हैं एक्सप्रेशियो ओनियस एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस। ये डॉक्ट्रिन खासकर USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे फेडरल सिस्टम्स में रेलेवेंट है। क्यों? वहाँ क्या अलग है? वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशंस में जनरली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स डिटेल में लिस्ट की गई हैं, एन्यूमरेटेड पावर्स, और जो पावर्स लिस्ट में नहीं हैं, यानी रेसिड्यूरी पावर्स, वो ऑटोमेटिकली स्टेट्स के पास चली जाती हैं। अच्छा, इससे सेंटर पर एक इम्प्लाइड रोक लग जाती है कि वो उन मैटर्स पर कानून ना बनाए जो स्पेसिफिकली उसको नहीं दिए गए हैं, क्योंकि वो स्टेट्स का डोमेन है। लेकिन इसमें भी एक कैच था शायद। ये प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, एक न्यूआंस है। ये प्रोहिबिशन तब नहीं लगती जब सेंटर का कानून, जो उसकी एक्सप्रेस पावर के लिए जरूरी है, थोड़ा बहुत स्टेट के रेजिडुरी पावर्स में एनक्रोच कर जाए। अनजाने में। हाँ, अगर वो एनक्रोचमेंट इंसिडेंटल या एंसिलरी हो, मतलब सेंटर की मेन पावर को यूज करने के लिए वो जरूरी हो और उससे क्लोजली जुड़ा हो, जानबूझकर ट्रेसपास नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये USA, ऑस्ट्रेलिया की बात हुई। इंडिया में क्या सीन है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा इम्प्लाइड प्रोहिबिशन वाला डॉक्ट्रिन इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप बिल्कुल अलग है। हमने USA, ऑस्ट्रेलिया की तरह सिर्फ सेंटर की पावर्स नहीं लिखी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7 शेड्यूल में 3 डिटेल लिस्ट्स हैं। है ना? हाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। एग्जैक्टली। यूनियन लिस्ट सिर्फ सेंटर कानून बनाएगा, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज वगैरह। स्टेट लिस्ट नॉर्मली सिर्फ स्टेट्स बनाएंगे, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर। और कंकरेंट लिस्ट दोनों बना सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स। और जो कहीं नहीं है, रेजिडियरी पास। क्रूशली, आर्टिकल 248 कहता है कि जो पास इन तीनों लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है, यानी रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, वो एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास हैं, सेंटर के पास हैं, जैसे साइबर लॉज या स्पेस टेक्नोलॉजी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त सोचे भी नहीं गए थे। अरे वाह! तो इंडिया में सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। सेंटर पर रेजिड्यूरी पास को लेकर कोई इम्प्लाइड रोक है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो एक्सप्लिसिटली उसे ही दे दी गई हैं, इसलिए इम्प्लाइड प्रोहिबिशन डॉक्ट्रिन यहाँ लगता ही नहीं। ओके, ये क्लियर हुआ। लेकिन वो जो इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स वाला कॉन्सेप्ट था, जो इम्प्लाइड पावर्स का हिस्सा है, कि मेन पावर के साथ जरूरी छोटी पावर्स भी मिलती हैं, वो इंडिया में बिल्कुल अप्लाई होता है। अच्छा, वो अप्लाई होता है। अगर पार्लियामेंट यूनियन लिस्ट की किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाता है, जैसे बैंकिंग, और वो लॉ इंसिडेंटली स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट जैसे एग्रीकल्चर को थोड़ा टच करता है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड्स के रूल्स, तो वो वैलिड हो सकता है। उसको चेक कैसे करते हैं? उसको चेक करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस यूज होता है, जो देखता है कि लॉ का रियल एसेंस या कोर क्या है, सेंटर के सब्जेक्ट पर है या स्टेट के। पर ये पिथ एंड सब्सटेंस एक अलग टॉपिक है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ठीक है। तो बॉटम लाइन ये है कि इंडिया में इम्प्लाइड प्रोहिबिशन नहीं चलता, लेकिन इम्प्लाइड पावर्स इंक्लूडिंग इंसिडेंटल एंसिलरी पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और अथॉरिटीज को इफेक्टिवली काम करने में मदद करते हैं, बिना हर छोटी डिटेल को एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत के। हाँ, एक तरह से सिस्टम में कॉमन सेंस डालने जैसा है ये। बिल्कुल सही कहा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स पर एक डिटेल्ड डिस्कशन। इसका मतलब स्कोप, एग्जाम्पल्स और इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट का इंडिया में नॉन एप्लीकेशन। काफी कुछ कवर किया हमने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स पर। हमारे लिसनर ने जो नोट्स और आर्टिकल्स भेजे हैं, उनमें ये टॉपिक उभर कर आया है। सुनने में थोड़ा हैवी लगता है ना? हाँ, एकदम। वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाली फील, पर सच कहूं तो ये फंडा काफी इंटरेस्टिंग है और कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ को भी टच करता है, भले ही हमें डायरेक्टली एहसास ना हो। बिल्कुल, ये उन बेसिक प्रिंसिपल्स में से एक है
जो ये डिसाइड करने में मदद करता है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर्स यानी हमारी संसद और राज्यों की विधानसभाएं किस हद तक कानून बना सकते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स डिवाइड की हैं। सेंटर के पास कुछ सब्जेक्ट्स, स्टेट्स के पास कुछ और कुछ कॉमन है। अब ये डॉक्ट्रिन उस डिवीजन को प्रैक्टिकली चलाने में मदद करता है। जैसे घर में होता है ना, काम बांट दिए जाते हैं पर फिर छोटे मोटे रिलेटेड काम भी उसी की जिम्मेदारी बन जाते हैं। कुछ वैसा ही है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो मतलब क्या है इसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में वो 3 लिस्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जी हाँ, जिनमें सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन किस पर लॉ बनाएगा। डिफेंस सेंटर देखेगा, पुलिस स्टेट देखेगी, एजुकेशन दोनों देख सकते हैं, वगैरह। राइट। तो ये डॉक्ट्रिन क्या कहता है फिर? ये डॉक्ट्रिन कहता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाने की मेन पावर देता है, जिसे कहते हैं एक्सप्रेस लेजिस्लेटिव पावर, तो उसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ जुड़ी हुई सपोर्टिंग पावर्स भी मिल जाती हैं। इन्हीं को इंसिडेंटल या एंसिलरी पावर्स कहते हैं। अच्छा, सपोर्टिंग पावर्स। हाँ, और ये सपोर्टिंग पावर्स इसलिए जरूरी हैं ताकि जो मेन पावर दी गई है उसे इफेक्टिवली पूरी तरह से यूज किया जा सके। जैसे कोई एग्जाम्पल? सबसे कॉमन एग्जाम्पल है ट्रैफिक कंट्रोल का। मान लो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि वो शहरों में ट्रैफिक मैनेज करे। ये हुई एक्सप्रेस पावर। ठीक है। अब इस पावर को इफेक्टिवली यूज करने के लिए उन्हें रूल्स तोड़ने वालों पर फाइन लगाने की पावर, हाँ, ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने की पावर, स्पीड लिमिट सेट करने की पावर, ये सब ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। ये एंसिलरी पावर्स हैं। अच्छा। सोचो, अगर फाइन लगाने की पावर ही ना हो तो ट्रैफिक रूल्स कौन मानेगा? मेन पावर तो बेकार हो जाएगी। राइट। मतलब मेन काम करने के लिए जो छोटे मोटे रिलेटेड काम करने पड़ेंगे, उनकी पावर भी साथ में मिल जाती है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में है या इंटरनेशनली भी ऐसा कॉन्सेप्ट है? नहीं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। फेडरल स्ट्रक्चर्स में काफी कॉमन है। अमेरिका में से नेसेसरी एंड प्रॉपर पावर्स कहते हैं। अच्छा। हाँ, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कांग्रेस वो सारे लॉज बना सकती है जो दी गई पावर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी एंड प्रॉपर हों। ऑस्ट्रेलिया में भी सिमिलर आइडिया है, पावर्स इंसिडेंटल टू द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पावर। नाम अलग है, कोर आइडिया वही है, मेन पावर्स सपोर्टिंग पावर्स टू बी इफेक्टिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट्स में लिखे वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, तो उनका मतलब हमें नैरो सेंस में नहीं लेना चाहिए। लाइक लिटरली सिर्फ वही शब्द। एग्जैक्टली, उन्हें ब्रॉडली इंटरप्रेट करना चाहिए। ब्रॉडली, ओके। सुप्रीम कोर्ट के बहुत रिस्पेक्टेड जज रहे हैं जस्टिस गजेंद्र गाडकर, उन्होंने यही बात कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वर्ड्स, स्पेशली जो लेजिस्लेटिव पावर देते हैं, उन्हें लिबरल कंस्ट्रक्शन देना चाहिए। लिबरल कंस्ट्रक्शन यानी उदारता से समझना चाहिए। बिल्कुल, उदारता से। अगर कोई वर्ड वाइड मीनिंग वाला है तो उसे पूरी विड्थ देनी चाहिए। हर जनरल वर्ड में वो सभी एंसिलरी या सब्सिडियरी मैटर्स इंक्लूड माने जाने चाहिए जो फेयरली एंड रीजनेबली उसमें फिट होते हों। मतलब बेवजह नहीं खींचना, पर जो लॉजिकली जुड़ा है वो शामिल है। ओके, ये लिबरल कंस्ट्रक्शन वाली बात समझ आई। कोई और रियल लाइफ एग्जाम्पल दें जहां ये एंसिलरी पावर काम आती हो? टैक्स वाला शायद? बिल्कुल, टैक्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं। सरकार को टैक्स लगाने की पावर है, लिस्ट में लिखा है। अब लोग टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, टैक्स एवेजन करते हैं। हाँ, वो तो होता ही है। तो क्या सरकार के पास टैक्स एवेजन रोकने के लिए रूल्स बनाने, इन्वेस्टिगेशन करने, सर्च सीजर मतलब छापे वगैरह करने की पावर है? हाँ, होनी तो चाहिए। ये डॉक्ट्रिन कहता है हाँ, टैक्स लगाने की मेन पावर में ये सब एंसिलरी पावर्स इंक्लूडेड हैं, वरना टैक्स कलेक्शन इफेक्टिव कैसे होगा? सही बात है। ये बात कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस वर्सेस आरएस झांवर वाले केस में भी आई थी। सोचिए, सरकार इनकम टैक्स लगा सकती है, पर अगर टैक्स चोरी रोकने के लिए छापा ही ना मार सके तो लोग डरेंगे क्यों? टैक्स कलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये तो बिल्कुल लॉजिकल है। जैसे अगर कॉलेज में किसी स्टूडेंट सोसाइटी को एनुअल फेस्ट ऑर्गेनाइज करने की पावर दी है, मेन पावर, हाँ, तो उनको बजट बनाने, स्पॉन्सर्स लाने, परमिशंस लेने, वेंडर से डील करने की पावर्स, ये सब एंसिलरी पावर्स हुई। परफेक्ट एनालॉजी। ये सब एंसिलरी पावर्स है, इनके बिना फेस्ट कैसे होगा? बिल्कुल सही। एक और देखो, यूनाइटेड प्रोविंसेस वर्सेस अतिका बेगम का केस। इसमें था कि स्टेट को रेंट कलेक्शन पर कानून बनाने की पावर है। रेंट कलेक्शन, ठीक है। सवाल उठा कि क्या इसमें रेंट माफ करने की पावर मतलब रिमिशन ऑफ रेंट की पावर भी शामिल है? कोर्ट ने कहा हाँ। अच्छा। क्यों? मान लो बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गई, सरकार किसानों का लगान या किराया माफ करना चाहती है। ये रेंट कलेक्शन की पावर को ज्यादा इफेक्टिव और
आप कह सकती हैं ह्यूमेन बनाने के लिए जरूरी हो सकता है। हाँ, जरूरत पड़ सकती है। तो ये भी एंसिलरी पावर मानी गई। ठीक है, तो मेन पावर को इफेक्टिव बनाने के लिए रिलेटेड पावर्स मिल जाती हैं, बट इसकी कोई लिमिट भी है, या ये रबर बैंड की तरह खींचते ही जाओ, एंसिलरी के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, लिमिट्स हैं, ऐसा नहीं है। वाइडर इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप अनरीजनेबल एक्सटेंट तक चले जाओ। जैसे टैक्स इवेजन रोकने के लिए छापा मारना एंसिलरी पावर है, ये हमने देखा। लेकिन चेक पोस्ट ऑफिसर वर्सेस केपी अब्दुल्ला केस में कोर्ट ने कहा कि टैक्स ना देने पर आप सीधे किसी का माल कॉन्फिस्केट नहीं कर सकते, मतलब जब्त नहीं कर सकते, ये कह के कि ये टैक्स लगाने की एंसिलरी पावर है। कॉन्फिस्केशन एक बहुत सीरियस एक्शन है। हाँ, वो तो है। उसके लिए स्पेसिफिक लॉ और क्लियर अथॉरिटी होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली टैक्स पावर के साथ नहीं आ जाती। गॉट इट। मतलब एंसिलरी पावर एकदम ड्रास्टिक नहीं हो सकती, स्पेशली जहां सिटीजन्स के राइट्स पर बड़ा इम्पैक्ट हो। एक हद है। और कोई लिमिटेशन? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। आप एंसिलरी पावर का बहाना लेकर वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में अलग से एंट्री दी हुई है। अलग से एंट्री कैसे? और जुआ? अब स्टेट कहे कि इसी पावर की एंसिलरी पावर यूज करके हम बेटिंग और गैम्बलिंग पर टैक्स भी लगा देंगे। नहीं। क्यों नहीं? रिलेटेड तो है। रिलेटेड है, लेकिन टैक्स लगाने की पावर उसी स्टेट लिस्ट की एंट्री 62 में अलग से दी गई है। उसमें लिखा है टैक्सेस ऑन लग्जरीज इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन बेटिंग एंड गैम्बलिंग। ओ, तो टैक्स की पावर अलग से मेंशन की हुई है। एग्जैक्टली। जब टैक्स की पावर अलग से स्पेसिफाई की है तो आप उसे एंट्री 34 की एंसिलरी पावर नहीं बता सकते। ये पॉइंट RMD चामर बॉगवाला वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर केस में क्लियर हुआ था। अच्छा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कोई पावर लिस्ट में स्पेसिफिकली कहीं और दी है तो आप उसे किसी दूसरी एंट्री की शैडो पावर या साइडकिक पावर बनाकर यूज नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। ये तो वही बात हुई कि घर में आपको सिर्फ लिविंग रूम साफ करने को कहा है और आप कहें कि इसकी एंसिलरी पावर में मैं किचन भी साफ करूंगा, जबकि किचन की सफाई का काम किसी और को दिया गया है। बिल्कुल सही एनालॉजी। और एक बात, लेजिस्लेचर इस डॉक्ट्रिन का यूज अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करने, जिसे कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहते हैं। कलरेबल एक्सरसाइज मतलब दिखाना कुछ और करना कुछ और। हाँ, या फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए नहीं कर सकती। बेसिकली नियत साफ होनी चाहिए। एंसिलरी पावर का यूज मेन पावर को सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए, किसी और की पावर हड़पने के लिए नहीं। ओके, तो ये लिमिटेशंस भी क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डॉक्ट्रिन बनाया ही क्यों? इसका पर्पस क्या है? व्हाट प्रॉब्लम डज इट सॉल्व? देखिए, इसका मेन पर्पस है लॉज को इनवैलिड होने से बचाना, स्पेशली फेडरल सिस्टम में। लॉज को बचाना कैसे? होता क्या है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाती है। अब इंडिया जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम में सब्जेक्ट्स इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि कई बार लगता है कि कानून बनाते बनाते लेजिस्लेचर थोड़ी सी दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट में घुस गई है। हाँ, ओवरलैप हो सकता है। जैसे सेंटर ने कोई कानून बनाया यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर उसका हल्का सा असर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी पड़ रहा है। ऐसे में अगर स्ट्रिक्ट व्यू लें तो हर ऐसा कानून इनवैलिड हो जाएगा। ओह, तब तो मुश्किल हो जाएगी। यहीं पर ये डॉक्ट्रिन काम आता है, अक्सर पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन के साथ मिलकर। कोर्ट देखता है कि कानून का पिथ एंड सब्सटेंस, यानी उसका ट्रू नेचर, उसका कोर एसेंस क्या है। सार और तत्व। हाँ, अगर कानून सब्सटैंशियली मतलब मुख्य रूप से बनाने वाली की पावर में है, जैसे पार्लियामेंट के लिए यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, और इंसिडेंटली यानी मामूली तौर पर दूसरी लिस्ट के सब्जेक्ट को टच करता है, तो उसे वैलिड माना जाएगा। अच्छा। वो इंसिडेंटल टच एंसिलरी पावर के दायरे में आ जाता है। अच्छा, मतलब ये एक तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये मानकर चलना कि लिस्ट वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग होगी ही। तो जब तक एनक्रोचमेंट सब्सटैंशियल नहीं है, जानबूझकर नहीं है, तब तक लॉ को बचा लो। एग्जैक्टली, ये इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट को एक्सेप्टेबल मानता है। SGS बोला वर्सेस BD सरदाना केस में कोर्ट ने यही समझाया कि ये डॉक्ट्रिन इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि पावर्स ओवरलैप कर सकती हैं। अगर कोई लॉ प्राइमा फेसी पहली नजर में लगता है कि दोनों लिस्ट में फॉल कर रहा है, पर स्क्रूटनी करने पर पता चले कि सब्सटैंशियली वो एक ही लिस्ट में है और इंसिडेंटली दूसरी को टच कर रहा है, तो इसे सब्सटैंशियल एनक्रोचमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये ट्रेसपास नहीं है? नहीं, ये इंसिडेंटल एनक्रोचमेंट दिखाता है कि लेजिस्लेचर अपनी लेजिस्लेटिव फील्ड में ही काम कर रही थी, ट्रेसपास नहीं कर रही थी। ये सिस्टम को वर्केबल बनाता है
वरना गवर्नेंस मुश्किल हो जाती। So it acts like a buffer, a safety valve, preventing laws from being struck down on minor technicalities as long as the legislature wasn't deliberately trying to overstep its bounds. मेक सेंस। हाँ, आपने कुछ की केसेस मेंशन किए। सोर्स मटेरियल में टेबल 91.5 में कुछ और केसेस भी हैं। उनमें से कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स डिस्कस करें। हाँ, बिल्कुल। कुछ और केसेस देखते हैं जो इस डॉक्ट्रिन के डिफरेंट शेड्स दिखाते हैं। जैसे चतुर्भुज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें कहा गया है कि टैक्स लगाने की पावर में लाइसेंस फीस लगाकर रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर भी इंक्लूडेड है। लाइसेंस फीस जैसे नगर निगम दुकानों को लाइसेंस देने के लिए फी लेता है। बिल्कुल, वो टैक्स लगाने की पावर की एंसिलरी पावर है, रेवेन्यू जनरेशन का एक तरीका है। ओके। फिर है राय रामकृष्णा बनाम बिहार राज्य। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कोर्ट ने कहा कि किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने की पावर में ये पावर भी शामिल है कि अगर उस सब्जेक्ट पर बनाया गया पिछला लॉ कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, हाँ, तो लेजिस्लेचर उसी सब्जेक्ट पर रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछली डेट से नया वैलिड लॉ बना सकती है। वाओ, रेट्रोस्पेक्टिव लॉ पिछली तारीख से। हाँ, सोचो सरकार ने टैक्स लगाया, कोर्ट ने लॉ रद्द कर दिया। सरकार नया लॉ बनाकर कह सकती है कि ये पिछली डेट से लागू होगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ बनाने की पावर भी मेन लेजिस्लेटिव पावर की एंसिलरी मानी गई। ये सरकारों के लिए काफी पावरफुल टूल है। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, ओके। और पथुम्मा बनाम केरल राज्य, इसमें स्टेट लिस्ट की एंट्री थी मनी लेंडिंग एंड मनी लेंडर्स, रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इंडेटनेस, हाँ। साहूकारी और कृषि ऋण से राहत। कोर्ट ने कहा कि इस पावर में उन किसानों के कर्ज से रिलेटेड लॉ बनाना भी शामिल है जिनकी प्रॉपर्टी डेट रिकवरी के चक्कर में बिक चुकी हैं, और उन्हें रिलीफ या कॉम्पनसेशन देने के मेजर्स लेना भी शामिल है। अच्छा, जिनकी प्रॉपर्टी बिक भी चुकी है उनके लिए भी। हाँ, ये दिखाता है कि रिलीफ जैसे वर्ड्स को कितना ब्रॉडली इंटरप्रेट किया जा सकता है और एंसिलरी पावर का स्कोप कितना बढ़ सकता है जब सोशल जस्टिस का ऑब्जेक्टिव हो। काफी वाइड स्कोप है फिर तो। बिल्कुल। लेकिन फिर स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम संतलाल केस है जो लिमिटेशन दिखाता है। कोर्ट ने कहा कि सेल्स टैक्स लगाने की पावर का यूज करके आप सिर्फ माल ढोने वाले ट्रांसपोर्टर्स को रेगुलेट नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टर्स को क्यों नहीं? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अलग एक्टिविटी है, सेल अलग। आप सेल्स टैक्स लॉ के अंदर ट्रांसपोर्टर्स पर कंडीशंस नहीं थोप सकते, ये उसकी एंसिलरी पावर नहीं है। कनेक्शन बहुत दूर का है, डायरेक्ट नहीं है। समझ गए, लिमिट है। हाँ, और एक आखिरी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कोर्ट ने दोहराया कि टैक्स लगाने की पावर में उस टैक्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज जैसे प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, सेल, स्टोरेज शामिल हैं। जब तक वो एक्टिविटी किसी दूसरी लिस्ट में स्पेसिफिकली ना दी हो। जैसे सिगरेट पर टैक्स लगाने की पावर है, तो उसके प्रोडक्शन से लेकर सेल तक हर स्टेज पर टैक्स लगाया जा सकता है। ये सब एंसिलरी एस्पेक्ट्स हैं। वाओ, तो ये केसेस दिखाते हैं कि ये डॉक्ट्रिन कितना न्यूआंस्ड है। ये लेजिस्लेचर को जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है ताकि वो अपनी पावर्स इफेक्टिवली यूज कर सकें, सोशल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकें, रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बना सकें। सही कहा। लेकिन साथ ही कोर्ट लिमिट्स भी सेट करता है ताकि ओवररीच ना हो और फेडरल बैलेंस बना रहे। ये समझना वाकई में इम्पॉर्टेंट है, ये जानने के लिए कि लॉज कैसे बनते हैं और कोर्ट उन्हें कैसे इंटरप्रेट करता है। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का एक डायनामिक और बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो ये थी डॉक्ट्रिन ऑफ इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स की कहानी। कैसे एक मेन पावर अपने साथ कई सपोर्टिंग पावर्स लेकर आती है टू मेक इट वर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।